चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हमारे आसान से चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अगेन हो सकता है कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हो, और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि केमिस्ट्री में शायद रिडबर्ग कांस्टेंट ज़्यादा काम भी आता हो। हमारे यहाँ भी काम आ सकता है। कुछ एक सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अंदर रिडबर्ग कांस्टेंट की एप्लीकेशंस ज़्यादा हो। तो चलिए इसकी थ्योरी को निपटाते हैं, इसको देखते हैं क्या है। हमने ऐसा देखा कि अगर बीचों बीच न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज अगर Ze है और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो nth क्वांटम नंबर के अंदर इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी थी, बड़ा अगर मुझे सही एक्सप्रेशन याद है तो -m(e⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू Z²/n² था। दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है, ऑफ कोर्स हमारे कोर्स में वही है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक काम करो बेटा, एक बार H इंटू सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। H इंटू सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हमारे पास आ गया दैट इज -m(e⁴ अपॉन 8 टाइम्स h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c इंटू Hc इंटू Z²/n²। जो भी आपकी एनर्जी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये जो कांस्टेंट है, बड़ा जरा गौर करना, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बोल ही सकता हूं इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, H एप्सिलॉन Hc हमें पता है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम बच्चों R से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बेटा Hc तो है ही है, एंड दिस R इज नोन एज अवर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हमने ये जो कैपिटल R लिखा है, ये लिखा है हमने बेटा किसकी जगह, m(e⁴ अपॉन 8 टाइम्स h⁻³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर c की जगह। दिस इज नोन एज अवर रिडबर्ग्स कांस्टेंट। बहुत सारे कांस्टेंट थे, उनकी जगह हम लोगों ने एक नया कांस्टेंट लिख दिया, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हर जो वैल्यू है, चाहे मास हो, चाहे बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सारी की सारी वैल्यूज बेटा आपको पहले से पता है, चाहे h हो, चाहे एप्सिलॉन नॉट हो, चाहे c हो। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिएगा। इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद r की जो वैल्यू है वो बेटा मोर और लेस ये आएगी 10967800 मीटर इनवर्स। मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जरूर लिख दी है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको इस तरह से याद रखना है, बिल्कुल नहीं बेटा। बल्कि मैं कहूंगा कि जो सवाल में दे रखी हो वो यूज करो। क्या करो बेटा, जो सवाल में दे रखी हो वो यूज करो। तो ये अक्सर आपको हो सकता है कि सवाल के अंदर गिवन हो, गिवन इन प्रॉब्लम। बेटा हो सकता है कि प्रॉब्लम में आपको गिवन हो, सवाल के अंदर आपको ये गिवन हो। तो बेटा ये आपके पास R है, और जो एनर्जी है उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू H इंटू C इंटू Z²/n²। एक बात और, ये जो वैल्यू थी याद करो बच्चों, इसकी मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी सिखा रखी थी, दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हम Hc को नीचे ले आए और हमने रिडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया। तो रिडबर्ग कांस्टेंट को आप एक स्टाइल से और लिख सकते हो कि रिडबर्ग कांस्टेंट इज बेसिकली 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन Hc। दैट इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन Hc। क्योंकि ये जो टर्म थी इसकी वैल्यू मैडम निकाल चुके थे, दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन Hc। H आपको बेटा इलेक्ट्रोवोल्ट में याद ही होगा, 4.14 इंटू 10⁻⁻15। वो वैल्यू रखकर बेटा आप अगेन कैलकुलेट कर सकते हो कि R जो है वो मोर और लेस आपके पास यही आएगा। तो कोशिश करें कि आपको R की वैल्यू याद रहे। यूनिट बेटा आपने नोटिस कर ली होगी कि मीटर इनवर्स आएगी। अगेन वो भी कोई निकालना टफ काम तो है नहीं बेटा, सारी की सारी यूनिट्स रखते रहो, R की वैल्यू आपके पास मीटर इनवर्स में आ जाएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बट
1/r भी निकाल सकते हो बेटा। हालांकि 1/r जो टर्म है उसका नाम तो नहीं है, बट हो सकता है कि बेटा कहीं ना कहीं इस वैल्यू का यूज हो। मैं इस 1/r को निकाल के देखता हूँ कितना आता है। एक मिनट, हो सकता है बेटा हमारे बहुत सारी कैलकुलेशंस में काम आए, तो हम आज ही इसको याद कर लेते हैं। क्या याद करना है? 1 डिवाइडेड बाई 1096780 बेटा हमारे पास ये 911 इंटू 10⁻⁻⁹ है। ऑफ कोर्स मीटर ऊपर आ जाएगा, तो आप इसे 911 सॉरी एक बार वापस से चेक करना, एक मिनट। बेटा 10 आ रहा है, एक बार वापस से कैलकुलेट कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या फिर 911 एंगस्ट्रॉम, ये बेटा आपके पास 1/r की वैल्यू आ रही है। हो सकता है कभी ना कभी बेटा हमारे ये भी काम आए, हो सकता है कभी ना कभी काम भी आए। सो आर की वैल्यू प्लीज याद रखें, आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट जो है दैट इज ऑफ कोर्स 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन HC, एंड बहुत सारे एक्सप्रेशन बेटा आर की वैल्यू आपके काम आ सकती है। फेयर एनफ। आर की जो वैल्यू होगी वो बेटा आपको अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कई बार एनर्जी जो है वो रिडबर्ग की फॉर्म में भी लिखी रहती है। जैसे हम अभी तक फॉर्मूला जो याद कर रहे थे, nth लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, वो इस तरह से याद रख रहे थे, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू Z²/n²। ये जो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है बेटा, इसको हम ऑफ कोर्स R टाइम्स HC भी लिख रहे हैं, तो आप इसे अब ऐसे याद रख सकते हो कि -R टाइम्स HC इंटू Z²/n²। ये जो RHC है बेटा, इस फॉर्मेट में आप एनर्जी को याद कर सकते हो कि एनर्जी इज -RHC इंटू Z²/n²। इस फॉर्मेट के अंदर भी आप एनर्जी को याद कर सकते हो, अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो। अदरवाइज ठीक है बेटा, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का आइडिया लग गया होगा। 1/r भी आप याद कर सकते हो। 1/r याद करने पर हो सकता है कि बेटा हमारी कैलकुलेशन कई कई जगह आसान हो जाए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। सुनिएगा बच्चों, अगर आपके पास बीचों बीच कोई न्यूक्लियस है जिसका चार्ज आपके पास Ze है और उसके चारों तरफ इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है nth स्टेट में। अगर nth स्टेट में इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है तो ऑफ कोर्स उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, लेट्स दैट इज En। इस इलेक्ट्रॉन को मैं कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इस न्यूक्लियस के एट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने का मतलब हमने इसको ऐसा बोल दिया कि आप n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर चले जाओ, nth स्टेट से इंफिनिटी पर चले जाओ। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछलकर बाहर निकल जाए, दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर आपके पास ऑफ कोर्स ये एनर्जी देने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। हम कोई ना कोई फोटोन इंसिडेंट कर सकते हैं, हम कोई ना कोई फोटोन इंसिडेंट कर सकते हैं जिसके पास एनर्जी hc/λ हो और ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के एट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर जाने की छूट दे। या फिर एक तरीका और हो सकता है कि कुछ एटॉमिक कॉलिजन्स हो। एटॉमिक कॉलिजन्स मतलब बेटा कि एटॉमिक लेवल पर कुछ कॉलिजन्स हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए और इससे टक्कर कर दे, या एटम से टक्कर करे और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हो और एनर्जी का जो लॉस हो वो लॉस इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के काम आए।
तो जो एटॉमिक कॉलिजन्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी के लॉसेस होंगे उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकता है, और तो और अगर आपने फोटोन गिराया तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर निकल सकता है। बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ दिस, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस न्यूक्लियस इज नोन एज अवर एक्साइटेशन, इज नोन एज अवर आयनाइजेशन एनर्जी। इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा, एन जब इनफाइनाइट हो जाएगा बड़ा, तब आप जानते हो कि आपकी एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो मैं इसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं, यहां पर एनर्जी है En, यहां पर एनर्जी है जीरो, तो आपको बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, दैट इज ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पर एनर्जी माइनस आपकी nth स्टेट पर एनर्जी, एंड दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स जीरो माइनस यहां पर कितनी एनर्जी है, आप बोलोगे सर यहां पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बड़ा ध्यान से देखो, तो ये तो हमारी टोटल एनर्जी का नेगेटिव है, टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव थी, उसके बाहर एक साइन माइनस और लगा दो तो बड़ा आपके पास ये एक तरह से टोटल एनर्जी का नेगेटिव है। कई कई जगह इसी आयनाइजेशन एनर्जी को बेटा बाइंडिंग एनर्जी भी कह रखा होता है। ऐसी बाइंडिंग एनर्जी टर्म हम लोगों ने ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ी थी। वहां हमने देखा था कि किसी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ कोई दूसरी बॉडी अगर घूम रही है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर इस पार्टिकल को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए मुझे कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हमने बाइंडिंग एनर्जी कहा था। यहां पर हमने बाइंडिंग एनर्जी कह दिया है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है उसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के इन्फिनिटी पे चले जाए। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आइदर बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कह सकते हो। अक्सर सवालों के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी में n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन कर रखा होता है, तो बेटा उसमें स्पेसिफिकली बता रखा होगा कि आपको n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी पर भेजना है। अदरवाइज ठीक है बेटा, n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी के लिए भी आप आयनाइजेशन एनर्जी शब्द यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं एक छोटी सी एक लाइन लिख लूं, आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम, मैं सारे की सारी बातें जो बताई है ये लिखा रहा हूं, बता तो सारी दी है बेटा, लिख रहे हैं, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन revolving around nucleus, to transfer an electron revolving around nucleus to n tending toward infinity। बेटा n tending toward infinity मतलब हमने इस इलेक्ट्रॉन को उस एट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकाल लिया है, n tending toward infinity। फेयर इनफ। एक बात और, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये आएगी कैसे, ये रिक्वायर्ड एनर्जी मोस्टली दो तरीके से आएगी। या तो आपने जरूर कोई ना कोई फोटोन भेजा होगा जिस फोटोन के पास एनर्जी ये रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होगी, या फिर आपने कोई ना कोई एटॉमिक कॉलिजन्स किए होंगे, और जो भी आपने एटॉमिक कॉलिजन किए होंगे उसके अंदर जो लॉसेस हुए होंगे वो लॉसेस जो हैं उनको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच सकता है। सो प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां दो तरीके से आ सकता है। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म और, अगर कहीं पर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल ये शब्द सुनने को मिल जाए, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आईपी, तो समझ जाना इट इज सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई ई। आयनाइजेशन एनर्जी को ई से डिवाइड कर दो, तो ई से डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो प्लीज इस बात को याद रखें कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो उसमें सिर्फ और सिर्फ ई का अंतर है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
चलिए बच्चों, एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल। फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन potential of He plus atom in which electron is revolving in orbit n equals to 3। n equal to 3 ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो। बड़े आराम से निकालेंगे। आपके पास हीलियम एटम है तो ऑफ कोर्स +2e चार्ज थोड़ा बीचों बीच, इसके चारों तरफ ऐसे n इक्वल टू 2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑफ कोर्स इसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। इसके पास जो एनर्जी होगी बेटा उसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा मैंने n इक्वल टू 3 लिया क्या? ओ बेटा मुझे ये n इक्वल टू 3 है बेटा, ये आपका n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। कितनी एनर्जी है? तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज 13.6 इंटू 4/9। बेटा कितना आ गया? 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, 6.04 आ गया होगा बेटा, 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा माइनस में। इतनी आपकी एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की। मैं इसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से उठ के इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। इन्फिनिटी पे आपका n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, तो ऑफ कोर्स आपका एनर्जी टेंडिंग टुवर्ड 0। पहले इसकी एनर्जी -6.4 थी, अब इसकी एनर्जी 0 हो गई है। मैं इसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं? आप बोलोगे सर फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो डिफरेंस के बराबर आप एनर्जी दे दीजिए, दैट इज 0 माइनस 6.04। सोल्व करते बेटा मेरे पास आ गया 6.04। फॉर्मूले से बेटा वही आता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस को उड़ाना होता है, हमने याद ही कर लिया है। सो योर आयनाइजेशन एनर्जी इज 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट। मैंने आपसे पूछा कि बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन ई। बेटा इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रो कैंसिल, 6.04 वोल्ट। ये आपके आंसर आ गए। अगर सवाल के अंदर ये ना दिया होता कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन n इक्वल्स टू 3, तो उस केस के अंदर हम ये मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 पे है। तो कभी अगर ऐसा हो तो मान सकते हो, इसमें कोई खास इतना इश्यू नहीं है। फेयर इनफ। चलिए बेटा नेक्स्ट अगली डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन is excitation energy। एक्साइटेशन एनर्जी सुनिए बेटा, ये बीचों बीच न्यूक्लियस, ये आपका n इक्वल टू 1, ये आपका n इक्वल टू 2, ये आपका n इक्वल टू 3, और ये मान लीजिए आपका n इक्वल टू n। किसी भी nth क्वांटम नंबर का एक्साइटेशन एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू nth स्टेट। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। हम लिख भी लेंगे बट बेटा समझ लीजिए, nth स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to shift the electron from ground state to this excited state। जिस भी स्टेट पर आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल रहे हो वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज योर एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे nth स्टेट में मान लीजिए एनर्जी है En
और n इक्वल टू 1 में मान लीजिए एनर्जी है E1। मैं कम से कम क्या, कितनी एनर्जी दूं इस इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां आ जाए। दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑफ कोर्स बड़ा, ये ज्यादा है ये कम है, डिफरेंस के बराबर एनर्जी दे दीजिए। दिस एनर्जी इज नोन एज योर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दिस क्वांटम नंबर। इस ऑर्बिटल स्टेट, इस स्टेशनरी ऑर्बिट की ये एक्साइटेशन एनर्जी है। तो बड़ा एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्साइटेशन एनर्जी of an orbit is defined as amount of energy required to shift electron from ground state to the given orbit, और हमारे लिए इस एक्साइटेशन एनर्जी का मैडम मैं एक फॉर्मूला निकाल दूं। दिस एक्साइटेशन एनर्जी विल बी सिंपली एनर्जी ऑफ दिस माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड, that is energy of nth state minus energy of 1. Energy of nth state is बड़ा क्या फॉर्मूला था, माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। बेटा 13.6 कॉमन आ गया होगा, (13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले में इंटरेस्ट हो तो बेटा ये आपके एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला है, और अगर फॉर्मूले में इंटरेस्ट ना हो तो आप लॉजिक तो समझिए, लॉजिक तो कितना ट्रिवियल सा है, समझ तो गए हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। This is the answer. This is the excitation energies formula. I am not that much excited for the formula. I am more concerned about the concept. बड़ा concept तो आपका हो चुका है। चाहो तो आप इसे रिडबर्ग की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। आप इस बेटा 13.6 को बेटा क्या लिख सकते हो, रिडबर्ग इंटू HC। जैसे याद करना चाहो वैसे याद करो। मुझे ये 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा पसंद है, ये बेटा मैं जानबूझ के इसे लिख रहा हूं। हो सकता है कभी आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, मैंने बेटा इसलिए लिख दिया, बाकी मुझे इतना इंटरेस्ट इस फॉर्मूले में नहीं था। आई होप इट्स ओके। इसी तरह से लिख लिया सबने, बढ़िया आ गया। अगर कोई मुझसे पूछ ले एक्साइटेशन पोटेंशियल, कोई मुझसे पूछ ले कि एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है, तो बेटा हम क्या कहेंगे, वही कहेंगे जो पहले कहा था। आयनाइजेशन एनर्जी को E से डिवाइड किया था तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आया था। उसी तरह से एक्साइटेशन एनर्जी को E से डिवाइड करोगे तो आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एक्साइटेशन पोटेंशियल इज सिंपली एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई E। फॉर्मूला अगर याद करना चाहो तो बेटा E से डिवाइड कर दो, E से E कैंसिल, आंसर बेटा ऑफ कोर्स आपका वोल्ट में आएगा। सो आंसर विल बी 13.6 वोल्ट्स। ये बेटा आपके एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। चाहो तो याद कर लो बेटा, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो इतनी कोई परेशानी है नहीं। बस मैं तो बेटा लॉजिक समझ गया, मुझे तो पता है कि लॉजिक से हमारा काम बन जाएगा। बाकी आपको लगता हो कि सर मैं तो फॉर्मूले से काम चलाऊंगा, बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपका। सवाल, फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी
एंड excitation potential of He plus atom for स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर बेटा क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अभी निकालते बेटा, है थोड़ा मजदूरी वाला काम लेकिन ठीक है। ये तो हमने जब मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बात कर ली थी अपन ने कि यार मजदूरी तो इस चैप्टर में करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में है ही सारी की सारी कहानी बेटा किसकी, कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको कहा भी था कि बच्चों ठीक है तैयार है ना, सुनना बच्चों। ये आपका हीलियम ऐसे, ये आपका n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और ये आपका n इक्वल टू 5। मुझे अलग अलग लेवल्स पर बेटा एनर्जी पता है। n इक्वल टू 1 पर हीलियम की जो एनर्जी होगी बेटा दैट विल बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा शायद -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा। कितना आ गया होगा? -54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बच्चों, ये E1 आ गया। एनर्जी 2 आ जाएगी बेटा, n को 2 रखना है, 2 से 2 कैंसिल, -13.6 आ गया होगा। n इक्वल टू 3 पर एनर्जी क्या होगी? तो आपको होगा सर -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से 6.04 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा माइनस में। n इक्वल टू 4 पर एनर्जी क्या होगी? n इक्वल टू 4 पे होगी -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। बड़ा देखना कितना आता है, 13.6 इंटू अरे बेटा 3.4 ही आ गया था, अरे आना ही था। E4 आ गया आपका -3.4 और n इक्वल टू 5 पर कितनी एनर्जी होगी? तो आपको कैसे दैट इज -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ये बेटा लगभग 2.18 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। बाकी बेटा वैल्यू चेक करते हैं। अब मुझसे अलग अलग लेवल्स की एक्साइटेशन एनर्जी पूछी है मुझसे। अब मैं ये बेटा मिटा रहा हूं, इन वैल्यूज की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बना लिया। बताओ बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 की एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? बाय डेफिनेशन एक्साइटेशन एनर्जी मींस कि n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स E2 माइनस E1, दैट इज E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 किया, थोड़ा देखना क्या आ गया है, 54.4 माइनस 13.6, बड़ा 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा। ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं कि n इक्वल टू 3 की एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? n इक्वल टू 3 की एक्साइटेशन एनर्जी है कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पर भेजने के लिए मुझे कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स E3 माइनस E1। आंसर आ जाएगा 54.4 माइनस 6.04।
बड़ा मेरे ख्याल से 48.36 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया होगा। एक बार चेक करना बेटा, मैंने सही तो किया ना? हाँ सही किया बेटा, 48.36 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। n इक्वल टू 4 बेटा, n इक्वल टू 4, तो दैट विल बी एनर्जी ऑफ 4 माइनस ग्राउंड स्टेट पर कितनी एनर्जी, क्योंकि इधर डेफिनेशन थी। तो आप बोलोगे सर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस, तो 54.4 में से मैंने माइनस कर दिया 3.4 बेटा, ये 3.4 आया था। आंसर आ गया 51 इलेक्ट्रोवोल्ट। 51 है ना। फिफ्थ की एनर्जी कितनी होगी बेटा? फिफ्थ के लिए जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, दैट विल बी 54.4 माइनस 2.18, दैट इज आई थिंक 52.22। कैलकुलेशन बेटा चेक कर देना यार, ये आपके आंसर आ गया। अगर आपको इतना सारा काम नहीं करना था तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख देते बेटा। Z को हम रख देते 2, क्योंकि ये हीलियम है। n इक्वल टू 2 की निकालनी है तो यहां पर n इक्वल टू 2 रख दो। n इक्वल टू 3 की निकालनी है तो n इक्वल टू 3 रख दो। n इक्वल टू 4 की निकालनी है तो यहाँ पर 4 रख दो, और n इक्वल टू 5 की निकालनी है तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 रख दो। एंड यू नो इट वेरी वेल कि दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। हमने बस ये वाला सवाल बेसिक से किया और बड़ा यहाँ पर ऑफकोर्स हमने यही काम करके फॉर्मूला निकाल रखा है। का बात तो सेम ही है, बात अलग अलग थोड़ी है, बात तो सेम। ये हमारे पास आंसर्स आ गए। और किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि सर आयनाइजेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल्स क्या होंगे, जैसे एक्साइटेशन पोटेंशियल बात करोगे डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई ई डिवाइड बाई ई, जैसे डिवाइड बाई ई करोगे बड़ा ये आंसर आएगा वोल्ट में, ये आंसर आएगा वोल्ट में, ये आंसर आएगा वोल्ट में, और ये आंसर आएगा वोल्ट में। तो एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, इन दोनों में तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो का अंतर है, बाकी सारी कहानी दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। हमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, बन गया बेटा अपना काम। चलिए, हम एक्साइटेशन एनर्जी भी समझ गए हैं। और बेटा हम आयनाइजेशन एनर्जी भी समझ गए थे। बाइंडिंग एनर्जी मोर और लेस बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जैसी ही है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा एक छोटी सी हेडिंग लिखिए, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ एटम। हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में, मतलब n इक्वल टू 1 पर इस तरह से घूम रहा है, मस्ती मचा रहा है। ठीक है, और उसके पास ऑफ कोर्स एनर्जी है E1। हम हाइड्रोजन लाइक एटम ही डिस्कस कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 2 पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इकलौता इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 पर है। n इक्वल टू 3 पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, n इक्वल टू 4 पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ n इक्वल टू 1 पर इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, और उसके पास एनर्जी है E1। ये एनर्जी में लिखनी आती है। एक्साइटेशन ऑफ एटम का अर्थ ये है कि किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ऊपर भेज दो। एंड अगर आपको हल्का फुल्का बोर्स पोस्टुलेट याद हो, या फिर बेटा बाल्मर सर ने जो कैलकुलेशन की थी वो अगर याद हो, तो मैंने आपको समझा रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर सिर्फ तभी जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे जो या तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, या इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, या इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, या अगले ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इसके डिफरेंस, या अगले ऑर्बिट की एनर्जी माइनस इसका डिफरेंस, इनके बराबर हो। इन एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ और सिर्फ तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उठकर ऊपर जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर उठकर जाने को बेटा हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन ऑफ एटम। सो इलेक्ट्रॉन के यहां से ऊपर जाने के दो कारण हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि दो कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है कि किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना? फोटोन को एब्जॉर्ब करना है। बड़ा थ्योरी के लिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास nth ऑर्बिट है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होता तो उसके पास एनर्जी होती En। ऑफ कोर्स En इज मोर देन E1,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां पर तभी जाएगा जब किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ये वाली एनर्जी ले, और ये एनर्जी आने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है किसी फोटोन का आना, ऐसे फोटोन का आना जिसकी एनर्जी, हाँ बेटा क्या, जिसकी एनर्जी hc/λ should be equal to the energy difference between these, and that comes out to be En minus E1. What I want to say is that this electron will absorb this photon. This electron will absorb this photon, and this electron must have the energy which should be equal to the energy difference between these two levels. और जैसे ही इस फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां पहुंच जाएगा। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हुई तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पहुंच जाएगा। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला जाएगा। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर हुई तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां चला जाएगा। और अगर इस फोटोन के पास एनर्जी इनमें से किसी भी डिफरेंस के बराबर नहीं हुई तो भले ही इस फोटोन के पास एनर्जी बेटा और कितनी भी हो, उस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर एनर्जी होगी तभी बेटा इलेक्ट्रॉन इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा। मैंने आपको एक बात और कही कि एनर्जी आने का एक तरीका और हो सकता है कि एटॉमिक कॉलिशंस, वो हम अलग से कभी ना कभी हेडिंग डालेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ कह रहा हूं कि एक्साइटेशन ऑफ एटम इज पॉसिबल बाय द absorption of photons which are having the energy equal to the difference between the energies। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहां से ऊपर जा सकता है और जिस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन having energy delta E is equals to En minus E1 will be absorbed and electron will jump from n equal to 1 to n equal to n। और जैसे इलेक्ट्रॉन n equal to n पर चला गया, this is known as excited state of atom, and this entire process is known as excitation of atom। This excitation of atom can be by two ways, one is by absorption of photon and one by collision। हम बाद में देखेंगे। बड़ा बात समझ में आ गई होगी, आई होप इट्स ओके। तो आप बड़ा कैल्क अक्सर बड़ा हमसे ये लैम्डा वगैरह पूछ रखा होता है, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा ई दैट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n and 1 and it should be equal to hc/λ। मैं एक बात और बोल दूं, अक्सर ये जो एनर्जीज होती हैं ये इलेक्ट्रोवोल्ट में दे रखी होती है और मैंने आप लोगों को hc पहले से ही इलेक्ट्रोवोल्ट में याद करा रखी है। इसका ये अर्थ नहीं कि वही यूज करनी है, ऐसी ही कोई वैल्यू आपको हो सकता है कि सवाल के अंदर दे रखी हो। hc की जो वैल्यू है मैंने आपको याद कराई थी बेटा, वो शायद ये थी, ऐसे। तो आपका जो डेल्टा ई है ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट में होगा, ये इलेक्ट्रोवोल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12420 अपॉन डेल्टा ई। बड़ा वो इलेक्ट्रोवोल्ट तो कैंसिल हो चुका है, इतनी वेवलेंथ का फोटोन अगर एब्जॉर्ब करेगा तो बड़ा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। दिस इज द वे वी कैन फाइंड द लैम्डा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत ही आसान सा पॉइंट था, बहुत ही चिल टाइप सा पॉइंट था, समझ के बेटा इस बात को। आगे चलते और इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर घूम रहा है, और हम जानते हैं कि बेटा n इक्वल टू 1 में ही इलेक्ट्रॉन अक्सर घूमता रहता है, तो जैसे मैं इस पर बहुत सारे फोटॉन्स गिराऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ वही फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे जिनके पास एनर्जी E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1 या En माइनस E1 होगी। वो सारे के सारे फोटॉन्स लगातार एब्जॉर्ब होते जाएंगे और ये सारे के सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी सारे के सारे फोटॉन्स आगे पहुंच जाएंगे। उन फोटॉन्स को अगर मैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर लगाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि मोस्टली फोटॉन्स तो पहुंच गए हैं, कुछ फोटॉन्स जो है वो पहुंच नहीं पाए।
क्यों नहीं पहुंच पाए? उन फोटॉन्स को आपके एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया है और इसके कारण उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो फोटॉन्स पहुंचे हैं, जिनमें हमने देखा है कुछ डार्क लाइंस हैं। डार्क लाइंस किनके कारण है? उनके कारण है जो फोटॉन्स इस एटम में से गुजरते वक्त एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और किस कारण से एब्जॉर्ब हो चुके हैं? बिकॉज दोज फोटॉन्स आर हैविंग एनर्जी hc by lambda either equal to E2 minus E1 और E3 minus E1 और E4 minus E1 और En minus E1 and so on। और वो सारे के सारे फोटोन एब्जॉर्ब हो चुके हैं और बाकी सारे फोटोन इस फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच चुके हैं। उस फोटोग्राफिक प्लेट पर सारा का सारा बड़ा ब्राइट लाइट नजर आएगी, कुछ डार्क लाइंस नजर आएंगी। जो डार्क लाइंस है वो इस बात की है कि these photons has not reached the photographic plate, these has been absorbed by your hydrogen atom or whichever atom it is, and that entire spectrum on the photographic plate is known as absorption spectrum। क्या शब्द यूज किया बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन शब्द क्यों यूज किया? बिकॉज दीज फोटोन्स व्हिच हैज नॉट रीच्ड दिस फोटोग्राफिक प्लेट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम, हैंस नॉट रीच्ड द फोटोग्राफिक प्लेट। तो अगर मैं इधर से बहुत सारे फोटोन्स अगर गिराऊंगा, मैं जानता हूं कि मोस्टली जो फोटोन होंगे वो इधर किसी रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ एक डार्क लाइंस आपको नजर आएंगी। जो डार्क लाइंस आपको नजर आएंगे, इट मींस दैट these photons has not reached। Why these photons has not reached? Because we know that कि these photons has been absorbed by this atom। And why only these photons been absorbed? We know that कि these photon has been absorbed just because these photons have energy hc by lambda either equal to this difference or this difference or this difference or this difference। और यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पर हमने शुरुआत में कहा था कि सारे रेडियस पॉसिबल नहीं है, सारी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रेडियस ही पॉसिबल है। जो बात रदरफोर्ड सर नहीं बोल पाए थे और वो बात हमारे बोर सर ने ढंग से यूज की और अपना पूरा पूरा मॉडल दिया। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस तरह का हमारा एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। सॉरी, इस तरह का बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। दिख तो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ एब्सेंट रहेंगी? दीज वेवलेंथ्स। व्हाट इज दिस डेल्टा ई? दिस डेल्टा इज ऑफ कोर्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज लेवल्स। हम कर लेंगे कैलकुलेशन, हम तो अभी तो थ्योरी समझ रहे हैं, बल्कि करते हैं कैलकुलेशन। एक छोटा सा पॉइंट और, मुझे लगता है कि आप एक्साइटेशन ऑफ एटम को समझ तो गए हो कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन को n=1 से उठाकर 2 पर भेज दिया, 3 पर भेज दिया, वगैरह वगैरह। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात और डिस्कस कर रहा हूं। हेडिंग लिखिए बेटा, व्हाट इफ photons with energy more than binding energy is incident। अब सुनना बेटा, जो अपनी बात अभी जस्ट हुई थी मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ठीक? मैं अपनी तरफ से कोई नई बात ऐड नहीं कर रहा, जो बातें अभी चल रही थी उसी बात को देख रहा हूं। हमारे पास मानने के लिए बेटा मैंने कह दिया कि ये न्यूक्लियस और ये आपका n=1, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है E1, ये n=2, ये n=3, ये n=4 और बेटा मान लीजिए कि ये आपका n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी। n टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर हम जानते हैं कि एनर्जी है 0 और n=1 पर हम जानते हैं एनर्जी है E1, ठीक है? यहां से इंफिनिटी पर भेजने के लिए, भाई यहां से 2 पर भेजने के लिए ऐसा फोटोन गिरा दो जिसके पास एनर्जी E2 माइनस E1 हो। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए ऐसा फोटोन गिरा दो जिसके पास एनर्जी E3 माइनस E1 हो। यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने के लिए इतना फोटोन गिरा दो जिसके पास एनर्जी E4 माइनस E1 हो, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे यहां से इंफिनिटी अगर भेजना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी दिस माइनस दिस, तो बड़ा वो 0 माइनस E1 आ जाएगा, ठीक है?
लेकिन मैं कहूं कि बेटा मैंने इसको एनर्जी और ज्यादा दे दी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी दे दी। बाइंडिंग एनर्जी देता हूं तो यहां से पहुंच जाता है ये इन्फिनिटी पर, यहां से पहुंच जाता है ये इन्फिनिटी पर। अगर मैंने इसको एक ऐसा फोटोन डाल दिया जिसके पास एनर्जी मोर देन बाइंडिंग एनर्जी है, मोर देन बाइंडिंग एनर्जी है, तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस फोटोन को एब्जॉर्ब ये इलेक्ट्रॉन करके बाहर आ जाएगा, जिसमें से बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी तो ऑफ कोर्स यहां से इंफिनिटी तक पहुंचने में गायब हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जी होगी ऑफ कोर्स उसके काइनेटिक एनर्जी में रह जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी एनर्जी आएगी? जितनी आपने दी उसमें से माइनस कर दो। कितनी? बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो, उसमें से आपकी बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो। बेटा तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी याद कीजिए वो आपकी -E1 के बराबर थी। हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट पर अगर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट था तो बाइंडिंग एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट था, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि दिस इज -E1, दैट इज डेल्टा E प्लस E1। हम जानते हैं कि E1 बेटा आपका नेगेटिव है। आप कह सकते हो कि फोटोन की एनर्जी अगर है hc/λ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाएगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी hc/λ प्लस E1। ठीक है बेटा, आसान सा काम था। आगे चलें। मैं इस बात को एक बार वैल्यूज के थ्रू बताता हूं। वैल्यूज के थ्रू मान लो कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है। E1 तुम जानते हो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। E1 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दो कि इन्फिनिटी पहुंच जाए? तो आप बोलते 13.6 दे दो, -13.6 है, 13.6 अगर आप दे दोगे तो जीरो हो जाएगी और इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो ही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर बाइंडिंग एनर्जी है +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब मैंने ऐसा फोटोन गिरा दिया जिसके पास एनर्जी बेटा मान लो 16.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा? हाँ कर लेगा। 16.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के फोटोन को जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट तो ऑफ कोर्स इस एट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर आने में है, तो 16.6 में से 13.6 तो वहीं गायब हो गया। अब कितना बच गया? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी होगी बेटा कितनी? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी? 16.6 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस E1। E1 मतलब यहां पर एनर्जी कितनी है? यहां पर एनर्जी है -13.6 बेटा, कितनी आ गई? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा, कितनी आ गई? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हो तब भी फोटोन उसको एब्जॉर्ब करेगा और उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर भी आ जाएगा और बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी तो वो वेस्ट कर देगा उस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर निकलने में, बाकी बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। सिंपल सिंपल। मैं एक सवाल पूछ लूं तुमसे इस बारे में, बड़ा है ना कैलकुलेशन वाला सवाल है, करते रहना कैलकुलेशन। आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, बड़ा घूम रहा है n = 1 में, बड़ा n = 1 में घूम रहा है। मैंने इस पर फोटोन गिराया ऐसा, मैंने बेटा ऐसा फोटोन गिराया जिसकी वेवलेंथ 700 एंगस्ट्रॉम है, 700 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन comes out of atom।
जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके पास कितनी स्पीड होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बेटा हमसे ये पूछा गया। पहली बात तो बेटा हमें वैसे ये कंफर्म करना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं आएगा। हालांकि सवाल में बोल रखा है कि बाहर आएगा तो ऑफकोर्स आएगा। n=1 में ये घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसे बाहर निकलने के लिए ऑफकोर्स +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी तो चाहिए एंड दैट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज योर बाइंडिंग एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे बोलना चाहो। ठीक है, काश इस 7000 एंगस्ट्रॉम के पास एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाएगा, वरना बाहर नहीं निकाल पाएगा। ठीक, इसके पास कितनी एनर्जी है? आप बोलोगे सर इस फोटोन के पास एनर्जी है hc/λ। सही तरीका तो बेटा ये है कि h की वैल्यू लिखो, c की वैल्यू लिखो, लैम्डा लिखो, आंसर तो जूल में आए, फिर उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो। लेकिन बेटा हम लोग तो फूडू हैं, अपन लोगों ने तो hc की वैल्यू याद कर रखी है। बेटा कितनी याद रखी है? 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम। मैं बार बार बेटा चीख के कह रहा हूं कि hc की ये वाली वैल्यू ही यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं है, जो सवाल में दे रखी हो यूज कर लेना, आपके पेपर में दे रखी होगी, मत चिंता करना। डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा है 700 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, 0 से 0 कैंसिल। बेटा देखना कितना आया, हाँ बेटा कितना आया, 1242 डिवाइडेड बाई 70, बेटा 17.74 आया होगा, 17.74 इलेक्ट्रोवोल्ट आया होगा। इसका मतलब इस फोटोन के पास अच्छी खासी एनर्जी है और इसके पास एनर्जी है 17.74 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या ये एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है क्या? ऑफ कोर्स। तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा? बिल्कुल निकाल देगा। इस इलेक्ट्रॉन को n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर भेजने के लिए तो 13.6 ही काफी थी, ये तो 13.6 से ज्यादा है। तो जैसे ही ये n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तक पहुंचेगा बेटा, तब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी रहेगी? तो आप बोलोगे सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी। फॉर्मूला क्या है बेटा? आपने कितनी एनर्जी दी उसमें से बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो। हमने एनर्जी दी है 17.74 माइनस बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दो। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? एनर्जी है -13.6, तो बाइंडिंग एनर्जी है +13.6। ये फॉर्मूला ना पसंद हो तो ऐसे बोल देना कि सर आपने एक फॉर्मूला और सिखाया था, कितनी एनर्जी दी प्लस n=1 पर कितनी एनर्जी है। मैंने एनर्जी दी है 17.74 प्लस n=1 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। दोनों में से कैसे सोच लो, जैसे इच्छा बेटा वैसे सोचो। हाँ बेटा क्या आंसर है बेटा? कैलकुलेशन चेक करते ना, 4.14 आया होगा बेटा शायद आपके पास। इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4.14 आई होगी। बेटा फिर से देखना, 13 4 17, हाँ बेटा सही लग रही है इतनी। तो कोई मुझसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। सर इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड कितनी है? बेटा इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड कितनी है? तो बेटा थोड़ी सी मजदूरी और है, देख लेते हैं। अब यार स्पीड निकालेंगे तो वो तो SI यूनिट में निकालेंगे, तो इस काइनेटिक एनर्जी को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। We know that कि काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी है 4.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, दैट इज इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू बेटा जो भी आपकी वेलोसिटी है, जो भी आपकी स्पीड है उसका स्क्वायर। इससे बेटा आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। कर लोगे ना सवाल? चलो मैं भी करता हूं हल्का फुल्का। 2 इंटू 4.14 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1। बेटा 10⁻31 ऊपर गया तो बेटा मेरे ख्याल से 10⁻12 बन गया होगा। बड़ा देखना क्या आएगा,
क्या क्या हमारे पास 2 इंटू 4.14 इंटू 1.6, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है, 1.45 के आसपास है बेटा, इसका रूट तो 1.2 के आसपास आएगा, 1.2065। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई है। ये इलेक्ट्रॉन बेटा स्पीड कब आ गई है? जब वो उस एटम से बाहर आ गया, तब बेटा उसकी स्पीड ये है। तो हमें उस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पता है और काइनेटिक एनर्जी भी पता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। ऐसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट, और हालांकि उसमें मुझे कैलकुलेशन वापस से नहीं करनी, बट बताना तो पड़ेगा ही। सुनिए बेटा, बेटा नेक्स्ट इज डी एक्साइटेशन। हमने किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को n=1 से बाहर भेज दिया। अब बाहर भेज दिया तो वापस नीचे आएगा। अब सुनना बेटा, क्यों नीचे आएगा? आपके पास ये आपका हाइड्रोजन या जो बेटा आपका एटम है उसका न्यूक्लियस, ये आपका n=1, ये n=2, ये बेटा आपका n=3, ये बेटा आपका n=4, ये लीजिए बेटा आपके पास लेट से n=5। ठीक है, n=1 में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और उसके पास बेटा ऑफ कोर्स एनर्जी थी लेट से E1। अगर यही इलेक्ट्रॉन n=5 में घूमता तो ऑफ कोर्स बेटा इसके पास एनर्जी होती E5। मैंने इस इलेक्ट्रॉन पर ऐसा एक फोटोन गिराया जिसके पास एनर्जी E5 माइनस E1 थी, तो इस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से कूद के यहां चला गया। दिस वाज अवर एक्साइटेशन। बट जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो वापस भी आएगा। सर वापस क्यों आएगा? बड़ा एक छोटी सी थ्योरी थी हमारे मैकेनिक्स में कि हर सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। हम जानते हैं कि यहां पर एनर्जी ज्यादा है, यहां पर एनर्जी कम है, तो वापस आपका जो इलेक्ट्रॉन है अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट पर आना चाहता है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जाने का रास्ता तो एक था लेकिन आने के रास्ते बहुत सारे हैं। सर कैसे? सुनो आराम से। आने के रास्ते बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसके पास एनर्जी E5 माइनस E1 थी, तो सिर्फ और सिर्फ जाने का रास्ता था सीधा 1 से 5। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ रहा है तो उसके पास आने के खूब सारे रास्ते हैं। कैसे बड़ा खूब सारे रास्ते हैं देखिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n=5 से सीधा n=1 पे आ जाए और एक फोटोन निकाल दें। ये जो n=5 से n=1 तक आना है, इट इज नोन एज डी एक्साइटेशन। बड़ा क्या बोलेंगे इसको? डी एक्साइटेशन। हायर एक्साइटेड स्टेट पे आपका इलेक्ट्रॉन बड़ा हमेशा बैठा रहे जरूरी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि लगभग 10⁻⁻⁷ सेकंड्स के ऑर्डर तक के टाइम तक ही इलेक्ट्रॉन बड़ा हायर एक्साइटेड स्टेट पे रहता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन बड़ा पलटकर वापस आएगा, ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा। लेकिन वापस आने के रास्ते खूब सारे हो सकते हैं। सीधा 1 पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि पहले n=5 से n=4 पे आए,
n=5 से n=4 पे आएगा तो अपने अंदर से एक फोटोन निकालेगा, क्योंकि जब बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और जितनी एनर्जी का लॉस होगा उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। जब नीचे से ऊपर जा रहा था तब फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था, एनर्जी बढ़ रही थी। जब अब बड़ा बाहर से अंदर आएगा तो एनर्जी घटेगी, और जितनी एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी का फोटोन अपने अंदर से एमिट करेगा, और ये फोटोन एमिट करेगा E5 माइनस E4 की एनर्जी का, और उसकी वेवलेंथ हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, E5 माइनस E4 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले बेटा 5 से या 4, और फिर हो सकता है कि 4 से सीधा 1 पे आ जाए, 4 से सीधा n=1 पे आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि 4 से पहले n=3 पे आए, और फिर n=3 से n=1 पे आए। ऐसा भी हो सकता है कि n=3 से पहले n=2 पे आए, और फिर n=2 से n=1 पे आए। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और तरह तरह के फोटोन निकल सकते हैं, और तरह तरह के फोटोन निकल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो वापस नीचे आते वक्त n=5 से n=1 पर आते वक्त उसके पास खूब सारे रास्ते हो सकते हैं, और जितना भी एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी का फोटोन अपने अंदर से एमिट करेगा, निकालेगा। इस कारण से इस एटम के चारों तरफ अगर मैं कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दूं तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ ना कुछ फोटॉन्स गिरेंगे, और जो फोटॉन्स गिरेंगे उनके पास एनर्जी होगी। क्या एनर्जी होगी? या तो E5 माइनस E4, या E5 माइनस E3, या E5 माइनस E2, या E5 माइनस E1, या फिर E4 माइनस E3, या E4 माइनस E1, या फिर E4 माइनस E2, या फिर E4 माइनस E1, या फिर होगी बेटा E3 माइनस E2, या E3 माइनस E1। ऐसे जो एनर्जी होंगी। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इतना मानता हूं कि मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को 1 से 5 पर भेज दिया है, तो वापस लौटने के खूब सारे रास्ते हो सकते हैं, और जब खूब सारे रास्ते होंगे तो बेटा उस केस में खूब तरह के फोटॉन्स निकल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेटा किस किस तरह के फोटॉन्स हो सकते हैं? बेटा बताना 5 से 4 पे आए, ठीक है, 5 से 3 पे आए, 5 से 2 पे आए, या बेटा 5 से सीधा 1 पे आए। जब 5 से 4 पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर तो रहेगा नहीं, क्योंकि तो एक्साइटेड स्टेट है, जाना कहां पर जाएगा? n=1 पे। तो 4 से जो इलेक्ट्रॉन है वो उछलकर 3 पे आए। मैं अलग से बना दूं, 4 से कूद के 3 पे आए, या फिर 4 से कूद के 2 पे आए, या 4 से कूद के बड़ा वापस 1 पे। जब एक बार 3 पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो ऑफ कोर्स ये तो ग्राउंड स्टेट है नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन और नीचे आना चाहेगा। 3 से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आना चाहेगा तो 3 से सीधा 2 पे भी आ सकता है, और 3 से बड़ा सीधा 1 पे भी आ सकता है। जब 2 पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, 2 पर इलेक्ट्रॉन बड़ा किस किस तरीके से पहुंच सकता है? 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है। एक बार जब 2 पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ सकता है। हर केस में इलेक्ट्रॉन यूं ऊपर से बड़ा नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी एनर्जी घट रही है। इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी घटेगी उसके बराबर एनर्जी का वो फोटोन अपने अंदर से बाहर निकालेगा। कितने तरह के फोटॉन्स निकल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फोटॉन्स नहीं बोल रहा हूं बेटा, 10 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स निकल सकते हैं। सर ये 10 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स के बोल रहा हूं बेटा, 10 टाइप्स ऑफ फोटॉन्स इसलिए बोल रहा हूं कि कोई ना कोई फोटोन ऐसा होगा जिसके पास एनर्जी होगी E5 माइनस E4। जैसे ये वाला जो फोटोन है इसके पास एनर्जी होगी, या फिर वेवलेंथ बोल दो बेटा, उसके पास वेवलेंथ होगी बेटा कितनी? E5 माइनस E4 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। जब आपका इलेक्ट्रॉन 5 से 3 गया तो उस वो वाला जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ होगी hc बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू E5 माइनस E3। जैसे इलेक्ट्रॉन 5 से 2 आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, जितनी एनर्जी घटेगी फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलेगी, उस फोटोन की वेवलेंथ में बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि दैट विल बी E5 माइनस E2।
अगर इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से यहां आएगा तो उसके पास एनर्जी होगी hc बाई लैम्डा। बेटा मैं लैम्डा 1 लैम्डा, मैं इसको लैम्डा 4 लिख दूं, दैट विल बी ऑफ कोर्स E5 माइनस E1। ये जो लैम्डा 4 है ये सबसे छोटा है क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा है, एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा है तो लैम्डा सबसे छोटा है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3, सर 4 से 3 क्यों? 4 पर तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो शुरू में 5 पे था, लेकिन कोई ना कोई केस तो ऐसा भी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 4 पे था तब 4 से 3 आएगा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई वेवलेंथ निकलेगी बेटा, मैं उसको hc बाई लैम्डा 5 कह रहा हूं, दैट विल बी एनर्जी एट 4 माइनस एनर्जी एट 3। 4 से अगर 2 पर आया तो मैं बड़े आराम से कह पाऊंगा एनर्जी एट 4 माइनस एनर्जी एट 2 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 6। ये बड़ा छठे टाइप का फोटोन है। 4 से सीधा 1 पे आया तो मैं कहूंगा कि बेटा E4 माइनस E1 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 7। ये 7 तरह के फोटोन। अब बेटा 3 कौन से बच गए? n इक्वल टू 3 पर कोई इलेक्ट्रॉन है। सर n इक्वल टू 3 पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा कैसे? हमने तो 5 भेजा था बेटा, 5 से 3 पर भी जा सकता है, 5 से 4 पर, फिर 4 से 3 पे आ सकता है। 3 पर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा रहेगा नहीं, वहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁷ सेकंड तक रह सकता है, फिर तो नीचे आएगा ही आएगा। या तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा 1 पे आएगा या बेटा 2 पे आएगा। मैं कह सकता हूं कि एनर्जी एट 3 माइनस एनर्जी एट 2 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। बेटा कितने 7 तो हो गए थे, दिस इज लैम्डा 8। या सीधा बेटा 1 पे आ जाए तो आप कहोगे सर E3 माइनस E1 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 9। अब सिर्फ कौन सा बच गया? 2 से 1 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सर 2 से 1 पर इलेक्ट्रॉन कैसे आया? 2 पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा कैसे? सर मैंने तो इलेक्ट्रॉन 5 भेजा था, आपने 5 भेजा था बेटा, फिर कूद के करंट 2 पर भी जाएगा। 2 से 1 पर जब आएगा तो मैं बड़े आराम से कह पाऊंगा कि एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा 10। ये 10 तरह के फोटोन है। मैंने ये नहीं कहा कि ये 10 फोटोन है, ये 10 तरह के फोटोन है। अगर आपके पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनके अंदर सबके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर 1 से उठकर अगर 5 पर चला गया है तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स के अंदर हर इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पर हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आता हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर अपने अंदर से फोटोन निकालेंगे तो इनमें से किसी एक फोटोन, इनमें से ही कोई फोटोन बाहर निकलेंगे, इनके अलावा और प्रकार के फोटोन बाहर नहीं निकलेंगे। सो देयर विल बी 10 टाइप्स ऑफ फोटोन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स, दीज आर टाइप्स ऑफ फोटोन। अदरवाइज आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, लेकिन जो भी फोटोन निकलेंगे उनकी लैम्डा जो होंगी वो इनमें से ही कोई लैम्डा होंगी, इनके अलावा कोई लैम्डा नहीं होगी। These are the types of photons. Number of photons I don't know. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, वापस आते वक्त ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। लेकिन वो जितने भी फोटोन होंगे उनके पास एनर्जी या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी या इनमें से 10 में से कोई एक होगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। हालांकि इस टाइप्स ऑफ फोटोन को हम और भी आसान तरीके से सोच सकते थे। आराम से सोचेंगे बेटा, चिंता मत करो। ये मत सोचना कि सर ने कॉम्प्लिकेट कर दिया। बेटा मैंने तो तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए दिखाया कि देख बेटा 10 तरीके से इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है और 10 तरह के एनर्जी डिफरेंस है और हर एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन बेटा बाहर निकल रहा है। मुद्दे की बात तो यार लिखी नहीं बातों में, मैथ्स के चक्कर में मुद्दे की बात तो रही गई। मुद्दे की बात हालांकि तुम जानते हो क्या है। अगर एक बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया तो वापस जब नीचे आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी और एनर्जी डिफरेंस के बराबर अपने अंदर से फोटोन बाहर निकाल देगा। दिस इज ऑफ कोर्स नोन एज डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, फोटोन एब्जॉर्ब करके उसको एक्साइटेशन बोल दिया था। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स एनर्जी कम हो रही होगी, तो जितनी एनर्जी कम हो रही होगी बेटा वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी एक्साइटेशन। और जितनी एनर्जी घटेगी that will be the energy lost in the form of photon and that is equals to hc by lambda, as simple as that। और हमने जिस तरह से वैल्यू याद कर रखी है हम बिल्कुल सोच के बैठे कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। सो डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में मैं कहना चाहता हूं बड़ा 2-4 पॉइंट है। लोअर क्वांटम नंबर्स आर मोर स्टेबल, पहला पॉइंट। ऑफ कोर्स ग्राउंड स्टेट
इज मोस्ट स्टेबल। तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन कभी हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो वापस आएगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज एट एनी excited state, comma, it will come back to ground state। बड़ा वापस तो आएगा, लेकिन वापस आते वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करेगा। जो एनर्जी का लॉस करेगा वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। एनर्जी लॉस्ट will be in form of photon where delta E is hc by lambda, that is of course बड़ा मान लो n2 स्टेट से n1 स्टेट कह रहा तो एनर्जी एट n2 माइनस एनर्जी एट n1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, मेरे ख्याल थोड़ा मोस्टली बातें अपन ने लिख लिया। मैं एक बात बोलना भूल गया था बेटा, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ये बेटा मेरे पास n इक्वल टू 2, ये मेरे पास n इक्वल टू 3, ये मेरे पास n इक्वल टू 4, ये मेरे पास n इक्वल टू 5 बेटा एनर्जी लेवल्स हैं। और ये मान लीजिए n इक्वल्स टू n। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के ऊपर चला गया। अब फाइनली इसको आना तो बेटा कहां पर है, 1 पर आना है। लेकिन 1 पर आने के खूब सारे रास्ते हैं। सीधा 1 पे भी आ सकता है, 2 पर जाकर फिर 1 पर आ सकता है, 3 पर जाकर फिर 1 पर आ सकता है, 4 पर जाकर फिर 5 पर जाकर, और जितने बेटा ट्रांजिशंस होंगे उतने तरह के फोटोन निकलेंगे। तो जब ये n से 1 पर पहुंचेगा तो कितने टाइप्स ऑफ फोटोन निकलेंगे। मैं टाइप्स ऑफ फोटोन को सोच रहा हूं, मैं उसका फॉर्मूला निकालने के मूड में हूं, मजा आएगा। n से नीचे आने में 1 पर गया, 2 पर गया, 3 पर गया, 4 पर गया, 5 पर गया, यहां पर कोई ना कोई n-1 भी होगा, उस पर भी गया। 1 पर जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस आएगी, एनर्जी एट दिस माइनस एनर्जी एट दिस, एक तरह का एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। यहां से आ जाएगा इस एनर्जी डिफरेंस के लिए एक और लैम्डा, 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 और यहां पर अगर n-1 है तो यहां से के लिए एक एनर्जी डिफरेंस हो, उसके लिए एक लैम्डा और। तो आपने काउंट किए 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अगर यहां पर n-1 है तो n-1। n अगर अपने से नीचे आता है तो कितने तरह के फोटॉन्स बाहर निकाल सकता है, n-1। n-1 अगर अपने से नीचे आएगा तो उसके नीचे कितनी सीढ़ियां हैं, तो आप बोलोगे सर n-1 के नीचे n-2 सीढ़ियां हैं। n-2 सीढ़ियां तो नीचे आते वक्त वो n-2 तरह के फोटॉन्स निकाल सकता है, प्लस प्लस प्लस। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 5 पे। अब 5 से नीचे आने के कितने रास्ते, 5 से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एक एनर्जी डिफरेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 तरह के फोटॉन्स निकाल सकता है, +4 प्लस। मान लो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ पे, यहां से जब 1 पे आ रहा होगा तो कितने तरह के फोटॉन्स निकाल सकता है, 1 2 3। बेटा मान लो कि अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 3 पे, यहां से नीचे आ रहा तो कितने तरह के फोटॉन्स निकाल सकता है, एक तो यहां से आता है, एक यहां से, +2। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया n इक्वल टू 2 पर, अब यहां से नीचे आ रहा तो कितने तरह के फोटॉन्स निकाल सकता है, 1। बड़ा ध्यान से देख लो, आपने है ना एडिशन कर रखा है, किसका, n-1 टर्म्स का, किसका, n-1 2 3 4 5 अप टू n-1 टर्म्स का, सिग्मा ऑफ n-1। बड़ा याद करो, सिग्मा ऑफ n का फॉर्मूला हुआ करता था n/n+1/2। तो सिग्मा ऑफ n-1 क्या होगा, n-1, इसमें एक जोड़ा, ये लो, ये है आपके टाइप्स ऑफ फोटोन। इतने तरह के फोटोन बाहर निकलेंगे। हो सकता है किसी किसी बच्चे को बेटा ठीक है मैथमेटिक्स टफ लगी हो, हर बच्चे के बेटा ऑफकोर्स सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, किसी किसी बच्चे को ये मैथमेटिक्स मुश्किल लगी हो तो वो फॉर्मूला याद कर सकता है।
और वो देख सकता है कि बेटा हमारे जो पिछला वाला सवाल था उसमें 5वें से आया था। कहां से आया था? 5वें से। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स देखो फॉर्मूले से आ रहा नहीं आ रहा, 5 - 1 4, n की वैल्यू 5/2, बेटा कितना आ गया? 10। चेक करो बेटा, अपन 5 से जब 1 पे आए थे तो कितने तरह के फोटोन निकले थे? 10 तरह के फोटोन निकले थे, फॉर्मूले से आ रहा है। अगर किसी को ये एडिशन वाला तरीका पसंद नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कितने तरह के फोटोन निकलेंगे इस बात को यूं ओरली सोच सकते हैं। सुनना, ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4, ये n = 5 और ये n = n। इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आना चाहता है, वापस नीचे आते वक्त कितने तरह के फोटोन निकालेंगे? जितने तरह के एनर्जी डिफरेंस होंगे उतने तरह के फोटोन निकलेंगे। कितने तरह के एनर्जी डिफरेंस होंगे? भाई इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कुछ और है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कुछ और है, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कुछ और है। एनर्जी डिफरेंस के लिए यह जानना जरूरी है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। तो n लेवल है, इन n लेवल में से मुझे 2 लेवल चूज करने हैं। n लेवल में से 2 लेवल चूज करने के तरीके क्या होते हैं? NC2। और n लेवल में से 2 लेवल चूज करने हैं, एक तो जहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, एक जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी एक जहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा, दूसरा जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो n एनर्जी लेवल में से 2 एनर्जी लेवल छांटने के कितने तरीके होते हैं? NC2। सर 2 क्यों छांट रहे हो? एक जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जहां से कूदेगा, एक बड़ा इलेक्ट्रॉन जहां पर पहुंचेगा। और जितने एनर्जी लेवल के डिफरेंस होंगे उतने ही तरह के फोटोन निकलेंगे। तो आप ये भी याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है उसको आप NC2 भी कह सकते हो। और आप जानते हो कि बेटा NC2 का फॉर्मूला होता है n × n - 1/2। तो अच्छा फॉर्मूला है बेटा, याद कर सकते हो। बाकी बेटा ठीक है, मैंने आपको मैथमेटिकली समझा तो दिया ही है कि किस किस तरह से बेटा आप टाइप्स ऑफ फोटॉन्स को निकाल सकते हो। गिनने वाला तरीका तक बेटा मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। आई होप इट्स ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैं इनका बेटा एक फॉर्मूला भी निकालना चाहता हूं। मेरा मन है एक फॉर्मूला निकालने का। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ऐसे बेटा बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। ये मान लीजिए एनर्जी लेवल है N1, ये एनर्जी लेवल है N2। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी है E2, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी है E1। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते वक्त कभी यहां से कूदकर यहां पर आया, जैसे यहां से कूदकर यहां पर आया उसकी एनर्जी घटी। कितनी एनर्जी घटी? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स E2 - E1 घटी है, और जितनी एनर्जी घटी है वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो आप कह सकते हो कि सर E2 - E1 = hc/λ। ये लैम्डा निकालने का हम बड़े आराम से अच्छा फॉर्मूला बना सकते हैं। सुनना, एक तो बनी गया बेटा, आप कहोगे सर एनर्जी एट लेवल 2 माइनस एनर्जी एट लेवल 1 = hc/λ। अक्सर सवालों में आपको ये E2 और E1 या तो दे रखा होगा या तुमने याद कर रखे हैं, और hc भी तुमने इलेक्ट्रोवोल्ट में याद कर रखे हैं, तो बड़े आराम से हमारा लैम्डा आ जाएगा। फिर भी आप और आसान फॉर्मूला भी बना सकते हो। एनर्जी एट लेवल 2 को मेरे बच्चे बोलेंगे सर दिस इज बेसिकली -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट Z² माइनस energy at level 1 can be written as -13.6 into Z²/n1 का स्क्वायर, and that is equals to hc/λ। देखना बड़ा बहुत ही प्यारा आएगा। मैं कह सकता हूं कि hc/λ is equals to 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू Z² 1/n1 का स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी अच्छा है, बुरा नहीं बेटा, क्योंकि hc जो है ना ये तेरे को अभी भी इलेक्ट्रोवोल्ट में याद है 12420। बढ़िया आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे दिमाग में और अच्छा प्लान है। मैं कह रहा हूं कि मैं कह सकता हूं कि hc को नीचे ले जा, और मैं कह सकता हूं कि 1/λ इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन hc इंटू Z²
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 जहां से इलेक्ट्रॉन कूदा है, n1 जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। यार ये देखा देखा सा लग रहा है, तो मुझे लगा हाँ सर बिल्कुल, ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट है। मैं कह सकता हूं कि 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। जेड क्या है? ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और आर की वैल्यू सवाल में तुम्हें दे रखी होगी बेटा, मोस्टली तो 10⁻⁷ मीटर इनवर्स लिखी होगी, अदरवाइज बेटा मैंने आपको वैल्यू लिखा था 109,786 बेटा वो जो थी वही 00 मीटर इनवर्स, वो यूज कर लेना, बड़े आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपन को। हाँ, अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि जो लाइट बाहर निकली है काश उसकी फ्रीक्वेंसी बता पाऊं, तो आप बोलोगे सर लोड ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बच्चे बोलेंगे सर जो फोटोन निकला है, जो वेवलेंथ निकली है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितने आसान तरीके से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। सर हमने केमिस्ट्री में सवाल कर भी रखे, मोस्टली सवाल इस फॉर्मूले से बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं बेटा, बढ़िया बन जाते हैं। बस आप दे दो कौन सा एटम है, कहां से इलेक्ट्रॉन कूदा है, कहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। हमसे कोई पूछेगा बताओ उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने पर कितनी फोटोन बाहर निकला, सॉरी जो फोटोन बाहर निकला उसकी वेवलेंथ बताओ, बता देंगे। बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, बता देंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री में सवाल बड़े आराम से निपटा रखे हैं इस तरीके से, और आपको पता है कि आराम से कैलकुलेशंस हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रखी होंगी उनको एक बात का आइडिया होगा कि है ना, हम आखिर में एक स्टेप में यहां फंसते हैं कि इससे तो 1/λ आया और आखिर में है ना लैम्डा पूछा होता है, तो 1/λ इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आया, तो लैम्डा निकालने के लिए उस टर्म को नीचे लाना पड़ता है, तो आखिर में एक डिवीजन पड़ता है मुश्किल सा। भाई ये लैम्डा का फॉर्मूला थोड़ी आया, ये तो 1/λ का फॉर्मूला आया। तो बच्चों को आखिरी स्टेप में ना वो है ना 1/λ इज इक्वल समथिंग समथिंग आ गया, फिर लैम्डा ऊपर लेके जाओ और इस गंदे सी टर्म को नीचे लेके आओ, फिर वो आखिर में एक डिवीजन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन अक्सर बच्चों को परेशान करती है। तो यार हम 1/λ का फॉर्मूला क्यों याद करें? जब फॉर्मूला ही याद करना है तो 1/λ क्यों करें, लैम्डा कर लें, शायद ज्यादा फायदा हो। तो मेरे पास एक प्लान है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1/λ इज आर जेड स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। और इससे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि n2 से n1 अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो जो फोटोन निकला होगा उस फोटोन की वेवलेंथ कैन बी गिवन एज 1/r z स्क्वायर n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। n2 क्या है, n1 क्या है आप जानते हैं। बेटा आप कहोगे सर अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, अरे क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, 1/r तूने याद कर रखा है। और तुम कह सकते हो कि सर 1/r मेरे पास 911 एंगस्ट्रॉम आया था, 911 एंगस्ट्रॉम अपॉन z स्क्वायर n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन n2 से n1 आएगा तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ अगर लिखनी हो तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हो। आप लोगों ने बड़ा केमिस्ट्री में इस तरह के फॉर्मूले पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 1/λ का फॉर्मूला याद किया तो मैं कहूँगा बेटा क्यों याद करने का, लैम्डा याद कर लो। और सबसे अच्छा बेटा तुम जानते हो hc/λ इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रोवोल्ट में याद ही रहते हैं, हम वैसे भी काम चला देते हैं। आई होप इट्स ओके। चलिए सवाल तो बाद में करते हैं।